नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2018 में हिंदी से कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 10 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप शिक्षा जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। किसकी वर्तनी सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, चारों में उज्ज्वल शब्द दिया गया है, कौन सा सही है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, उज्ज्वल बोलते हैं, उज्ज्वल। अब जिस प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं लिखना भी उसी प्रकार से होता है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, उज्ज्वल पढ़ा जाएगा, उज्ज्वल। तो क्या हम लोग उज्ज्वल बोलते हैं? नहीं, उज्ज्वल बोलते हैं, तो ये विकल्प गलत हो गया। इसके बाद से तीसरा विकल्प देखिए, उज्ज्वल लिखा गया है, आधा ज फिर व, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उज्ज्वल, उज्ज्वल, यानी ज थोड़ा सा जोड़ देना है और वल व पूरा है, तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो क्या ये उज्ज्वल होता है? नहीं, उज्ज्वल होता है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, उज्ज्वल लिखा गया है, देखिए ज पूरा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो क्या हम लोग उज्ज्वल कहते हैं? नहीं कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उज्ज्वल, आधा ज फिर आधा ज और व ल, यानी कि देखिए ज पे पूरा जोड़ नहीं देना, उज्ज्वल हम लोग पढ़ते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल। देखिए पूरा ज नहीं आ रहा, अगर पूरा ज आता तब ये वाला विकल्प होता, दूसरा वाला उज्ज्वल होता, उज्ज्वल। तो पूरा ज नहीं होता है, दोनों ज आधे होते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखांकित शब्द है जल्दी, इसमें कौन सा विशेषण है ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो जानिए विशेषण कहते किसे हैं। तो ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बता रहा होता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है, और चलना क्या है, क्रिया है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्रिया विशेषण की बात की गई है, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है वो वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है भूधड़, तो ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। नग दिया गया, ये भी पर्वत का पर्यायवाची होता है, और शैल मीन्स तो आप जानते ही हैं कि पर्वत ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों पर्यायवाची हैं, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 नभ। नभ जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नभ इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुख चैन में कौन सा समास है? ध्यान से समझिएगा, सुख चैन में कौन सा समास है ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कर्मधारय समास हो सकता है क्या? नहीं, कर्मधारय समास की परिभाषा ये कहती है कि जो समस्त पद में प्रथम पद है, तो यहां पर प्रथम पद कौन सा है, सुख है, और उत्तर पद कौन सा है, चैन है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा यह कहती है जो प्रथम पद होता है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है। तो क्या सुख चैन की विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास बोला जा रहा है। तत्पुरुष समास क्या उत्तर हो सकता है? तत्पुरुष समास की परिभाषा यह कहती है कि इसमें उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि इसमें चैन प्रधान होगा और सुख प्रधान नहीं होगा। तो क्या यह संभव है? नहीं, सुख और चैन में दोनों पद प्रधान है। और साथ ही साथ तत्पुरुष समास की परिभाषा यह भी कहती है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कि को, से, के, द्वारा, का, की, के, में, पर, इनका लोप होता है। तो क्या इस प्रकार का कोई कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि सुख और चैन का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो सुख और चैन आएगा, इसमें और जो है वो कारक चिन्ह नहीं है, इस वजह से तत्पुरुष समास भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, द्विगु समास बात की गई है। द्विगु समास क्या होते हैं? तो ऐसा कोई भी समस्त पद जिसका प्रथम पद जो हो वो संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कि संख्या हो, वहां पर द्विगु समास होता है। तो क्या यहां पर दिए गए समस्त पद में जो पहला पद है, देखिए पहला पद क्या है, सुख है, तो क्या ये एक संख्यावाचक शब्द है? नहीं है, यानी कि द्विगु समास भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा ये कहती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए सुख भी प्रधान है और चैन भी प्रधान है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कहीं पर भी दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर 100% द्वंद्व समास होता है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 द्वंद्व समास इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो देखिए, छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है कि किसी से ईर्ष्या करना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो गया तो लोग कहते हैं कि उसे देख करके मेरे छाती पर सांप लौटने लगता है। यानी कि क्या है, वो बंदा दूसरे बंदे से ईर्ष्या कर रहा है, जो सफल हो चुका है उससे ईर्ष्या कर रहा है। तो छाती पर सांप लौटने का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए परिक्रमा कैसे बना है, परि प्लस क्रमा। तो यहां पर मूल शब्द क्या है, क्रमा है, और उसके पहले परि शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहां पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 परि इसमें उपसर्ग होगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार फसल अच्छी होगी, तो ये एक शुद्ध वाक्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे अशुद्ध वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, बैठक का समय 4:10 होगा, ये भी शुद्ध वाक्य है। तीसरा देखिए, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ये भी एक शुद्ध वाक्य है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 4 की, देखिए क्या बोला जा रहा है, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। देखिए, आप भी चलोगे नहीं होगा, आप भी चलेंगे होना चाहिए। यहां पर चलोगे की जगह क्या होना चाहिए, आप भी चलेंगे। ठीक है, चलेंगे होना चाहिए, चलोगे यहां पर गलत है। और चूंकि अशुद्ध वाला ही हमसे पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। यानी कि देखिए, वन में यहां पर रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, ये हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा कारक है। ठीक है, स्क्रीन पर आप कारक और उसका प्रयोग होने वाला चिन्ह देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे क्या बोला गया था, प्रश्न में बोला गया था सिंह वन में रहता है, और अंडरलाइन कौन सा था, वन में। तो देखिए यहां पर कारक चिन्ह क्या आ रहा है, में आ रहा है। अब देखिए कारक चिन्ह में किस में आता है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने की स्थिति में संबंध का की के नानी ने अधिकरण में, यहां पर देखिए में आ रहा है कारक चिन्ह। तो और प्रश्न में भी हमसे क्या पूछा गया था, में कारक चिन्ह के बारे में पूछा गया था। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो देखिए कारक हो जाएगा इसमें अधिकरण कारक। उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 अधिकरण कारक इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। तो विद्वान पुल्लिंग में आता है और इसका स्त्रीलिंग जो होगा वो विदुषी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए विदुषी की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 2 विदुषी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का हिंदी पार्ट का अंतिम प्रश्न पूछा गया था। देखिए, शाखा का बहुवचन है, तो शाखा का बहुवचन क्या हो जाता है, शाखाएं हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।